नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आईची पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत है। फसल विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक मक्का रहेगा दोस्तों। तो मक्का जो क्रॉप है उस पर हम सभी लोग एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे। जो भी उसके महत्वपूर्ण पहलू उन सब पर हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों। खैर, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर मक्का के हम साइंटिफिक नेम की बात करें, वानस्पतिक नाम मक्का का क्या रहेगा, तो जिया मेज के नाम से इसको जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको जिया मेज या थोड़ा अंतर रहेगा स्पेलिंग्स वगैरह में। तो खैर, मोटे तौर पर अगर हम कहें तो जिया मेज के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा इसका साइंटिफिक नेम? तो जिया मेज के तौर पर इसको जाना जाएगा। अब इसके कुल की बात करें, यह किस कुल से संबंधित है या किस कुल के अंतर्गत आता है, तो ग्रैमिनी और इसको हम सभी लोग अर्थात पोएसी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मक्का का वानस्पतिक नाम क्या हो गया? जिया मेज हो गया। और इसका अगर कुल की बात करें तो कुल इसका ग्रैमिनी अर्थात पोएसी हो गया। अब इसकी उत्पत्ति स्थान पर बात करते हैं। इसका उत्पत्ति का स्थान क्या रहेगा? तो मक्का की अगर उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिको, मध्य अमेरिका अर्थात मध्य अमेरिका में मैक्सिको नामक स्थान से यह संबंध रखता है। अब गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 20 गुणसूत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं दोस्तों। मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है, तो मक्का को कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है, तो मक्का को कहा जाता है। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, कितने प्रतिशत एरिया इसके अंतर्गत आता है, तो मक्का की खेती के अंतर्गत करीब 23% क्षेत्रफल दोस्तों शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मक्का की खेती आमतौर पर अगर कहें तो मोटे तौर पर इसको 3 उद्देश्य इसमें शामिल है। एक तो हो गया आपका दाने के लिए, और एक हो गया आपका चारे के लिए, और दूसरा हो गया अगला हो गया आपका भुट्टे के लिए। तो इसके 3 उद्देश्य हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो दाना, चारा और भुट्टा हरे चारे के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मक्का की खेती 3 उद्देश्यों से करी जाती है। वो उद्देश्य कौन कौन से? दाने के उद्देश्य के लिए, चारे के उद्देश्य के लिए और भुट्टे के लिए इनकी खेती करी जाती है। मक्का में, भारत में मक्का गरीब जनता का मुख्य भोजन, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि गरीब जनता का मुख्य भोजन कौन है, तो मक्का। इसके प्रयोग से जानवरों में इसका प्रयोग क्या कहा जाए, इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो जानवरों के राशन के रूप में अर्थात रातब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो रातब है दोस्तों, जानवरों का एक प्रकार का राशन होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग रातब के रूप में किया जा सकता है, अर्थात या फिर जानवरों के राशन के रूप में किया जा सकता है, तो मक्का का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अन्य फसलें भी हैं जिनका प्रयोग रातब के रूप में किया जा सकता है। अन्य धान्य फसलों के अलावा मक्का में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो अन्य धान्य क्रॉप्स हैं, अगर अन्य धान्य फसलों की बात करें तो मक्का के अतिरिक्त स्टार्च की मात्रा दोस्तों क्या है, सबसे अधिक पाई जाती है मक्का में। अन्य धान्य फसलों के अलावा कह सकते हैं कि जो अन्य धान्य फसलें हैं इनकी अपेक्षा मक्का जो फसल होती है उसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो धनवान लोगों का मुख्य नाश्ता भी है, जो काफ़ी बड़े लोग हैं उनके मुख्य नाश्ते के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मक्का से क्या किया जाता है? ग्लूकोज भी तैयार किया जाता है। मक्के से किसकी तैयारी करी जाती है? तो मक्का से ग्लूकोज भी तैयार किया जाता है। मक्के के स्टीप जल में एक जीवाणु को पैदा करके पेनिलिन दवाई है उसकी तैयारी करी जाती है। तो मक्के के जो स्टीप होती है, मक्के के स्टीप जल में एक जीवाणु को पैदा करके पेनिलिन दवाई तैयार करी जाती है। तो पेनिलिन दवाई किससे तैयार करी जाती है? तो मक्के के स्टीप जल में एक जीवाणु को क्या किया जाता है? पैदा किया जाता है, फिर उसके पेनिलिन नामक दवाई तैयार की जाती है। तो अगर हम प्रश्न बनता है कि पेनिलिन का संबंध किस फसल से है या पेनिलिन दवाई का संबंध किस फसल से है, तो आपकी कौन सी फसल रहेगी दोस्तों? मक्का फसल रहेगी। औद्योगिक महत्व की अनेक वस्तुएं जैसे लेई हो गई, स्टार्च हो गया, अल्कोहल, एसिटिक तथा लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, रेयन कागज, कृत्रिम रबड़, जूते की पॉलिश, पैकिंग के सामान आदि इसके तैयार किए जाते हैं। तो अगर बात करें ये बिंदु किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो औद्योगिक महत्व इसका क्या है? औद्योगिक महत्व मक्के के अगर हम औद्योगिक महत्व पर नजर डालते हैं तो इससे क्या क्या तैयार करे जा सकते हैं, क्या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो तैयार करी जाती हैं। पैकिंग के सामान हो गए आपके, जूते के लिए जो पॉलिश है उसमें इसका योगदान रहता है, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लेई, स्टार्च, एल्कोहल, इन सब में इसका इस्तेमाल काफ़ी बृहद रूप से किया जाता है।
और जानवरों के लिए मक्का का जो मक्के की क्रॉप है, जानवरों के लिए साइलेज भी तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? तो जानवरों के लिए साइलेज भी तैयार किया जाता है मक्के से। तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे बात करते हैं। मक्के में प्रोटीन दोस्तों अब कम पाई जाती है। मक्के में जो प्रोटीन की मात्रा होती है अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन मक्के में पाया जाता है। तो हालांकि बात करिए अगर प्रोटीन क्षेत्र की, तो प्रोटीन की मात्रा तो अपेक्षाकृत कम है, किंतु इसके अतिरिक्त आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सभी पर्याप्त मात्रा में मक्के के अंतर्गत उपस्थित रहती हैं। मक्के की प्रोटीन में प्रमुख जीन की अगर हम बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन नामक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं मक्के की प्रोटीन में प्रमुख जीन, इसमें ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन नामक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो मक्के में कौन से एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन नामक जो एमिनो अम्ल होते हैं वो मक्के की क्रॉप में पाए जाते हैं। और मक्के में दोस्तों विटामिन ए तथा विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इसको हम सभी लोग न्यूट्रिशन वैल्यू के पास नोट भी कर लेंगे ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए। ये सब चीज़ें एक स्थान पर याद कर लेंगे। तो मक्के की जो प्रोटीन में जो प्रमुख जीन होते हैं उसमें ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि कौन से एमिनो अम्ल मक्के में पाए जाते हैं, तो आपके ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन एमिनो अम्ल हो गए। और विटामिन ए तथा विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा मक्के में पाई जाती है। मक्के के भ्रूण में तेल की मात्रा की बात करी जाए, मक्का का जो भ्रूण होता है दोस्तों, उसमें अगर तेल की मात्रा पूछी जाए आपसे तो 30 से 40% होती है। ठीक है, तो मक्के के जो भ्रूण में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो मक्के के भ्रूण में 30 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। वर्तमान में मक्का की उत्पत्ति पॉडकार्न से हुई है। ठीक है, वर्तमान में मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पॉडकार्न से हुई है। मक्का जो होता है दोस्तों, टियोसिंटे तथा गामा घास तीनों एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। तो वर्तमान में मक्का की उत्पत्ति पॉडकार्न से हुई। मक्का, टियोसिंटे तथा गामा घास, इन तीनों की उत्पत्ति जो हुई है उनका पूर्वज एक ही है। तो कौन कौन से किनका पूर्वज एक ही है? मक्का, टियोसिंटे, गामा घास, इन सभी तीनों फसलों का जो तीनों जो चीजें हैं दोस्तों, इनकी उत्पत्ति जो एक ही पूर्वज से हुई है। और भारत में बात करें मक्का कैसे आया, भारत की जो अगर इसकी उत्पत्ति तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिको मध्य अमेरिका से संबंधित है। हालांकि भारत में जब मक्का कब आया? तो 16वीं सदी में आया। ठीक है, किस सदी में आया? तो 16वीं सदी में मक्का आया है। 16वीं सदी में मक्का आया। किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया भारत में मक्का 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। अब हम सभी लोग इसके कह सकते हैं इसके पोषण वैल्यू, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी बात कर लेते हैं। तो मक्का के दाने में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो दाने में प्रोटीन मक्का में 10% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10%। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको 80% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी, कहीं कहीं पर 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी। तो अमूमन आप सभी लोग याद रखिए 70 से 80%। और जैसा आपको ऑप्शन में मिले आप वैसा अपने हिसाब से टिक कीजिए। तो खैर मक्का में दाने की प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 10%। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों 70 से 80% पाया जाता है। 2.3% क्रूड फाइबर रेशे पाए जाते हैं। 2.3% क्रूड फाइबर रेशे पाए जाते हैं। और 1.4% क्या पाया जाता है? राख पाई जाती है। तो प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 10%। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 70 से 80%। और क्रूड फाइबर रेशे जो होते हैं 2.3%। वहीं राख कितनी पाई जाती है? तो 1.4% राख पाई जाती है। अब हम सभी लोग यहीं पर कुछ अतिरिक्त चीजें जो न्यूट्रिशन वैल्यू से संबंधित है उनको ही नोट कर लेते हैं एक पास, ताकि आप सभी लोगों को याद करने में आसानी रहे। जैसे कि भ्रूण में तेल की मात्रा, भ्रूण में तेल की मात्रा, जो भ्रूण होता है दोस्तों उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 30 से 40% तेल की मात्रा हुई। विटामिन इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो विटामिन ए तथा ई पाई जाती हैं। विटामिन ए तथा ई विटामिन पाई जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से एमिनो अम्ल पाए जाते हैं?
अमीनो अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ट्रिप्टोफेन, तथा लाइसिन। तो भ्रूण में तेल की मात्रा 30 से 40%। विटामिन कौन कौन सी पाई जाती है? तो विटामिन ए तथा ई। वहीं अमीनो अम्ल की बात करें तो ट्रिप्टोफेन तथा लाइसिन नामक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन मक्का में अमूमन 10% पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 70 से 80% पाया जाता है। क्रूड फाइबर रेशो 2.3%। और राख की बात करें तो 1.4% राख पाई जाती है। ये आपकी क्या होगी? ये आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। इसको आप सभी लोग याद रखिए, जो कह सकते हैं कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भी। अब हम सभी लोग गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको समझते हैं। जो मक्के का वर्गीकरण है गुणों के आधार पर। तो पहला हमारा कौन सा है? जियामेज इंडुरेटा। कौन सा है? तो जियामेज इंडुरेटा। ये आपका कौन सा है? जियामेज इंडुरेटा। इसको हम सभी लोग फ्लिंट कार्न के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? फ्लिंट कार्न के नाम से भी जियामेज इंडुरेटा को जाना जाता है। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। भारतीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो इसकी कई किस्में हैं दोस्तों। जियामेज इंडुरेटा हो गया आपका, जियामेज इंडेंटा हो गया, और ऐसे ही जियामेज सेग्रेटा हो गया। तो इन सब में सर्वाधिक किसकी खेती करी जाती है? तो जियामेज इंडुरेटा की सर्वाधिक मात्रा में खेती करी जाती है। और इसको क्या कहा जाता है कि फ्लिंट कार्न के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जियामेज इंडेंटा किसे कहते हैं? तो यह इंडेंटा डेंट से याद रखिए आप, डेंट जो डेंट कार्न, इंडेंटा डेंट, ठीक आपका हो गया। क्या हो गया इसी से? तो इसी से मिलता जुलता आपका डेंट हो गया। तो जियामेज इंडेंटा को हम सभी लोग डेंट कार्न, अर्थात जो डेंट कार्न होते हैं वो दांतों की तरह क्या होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं। ठीक है, तो डेंट कार्न क्या होते हैं? दांतों की तरह कठोर होते हैं। और इसकी खेती कहाँ करी जाती है? तो डेंट कार्न की खेती की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में करी जाती है। तो डेंट कार्न की खेती कहाँ करी जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो जियामेज सेग्रेटा पर आते हैं। जियामेज सेग्रेटा क्या है? सेग्रेटा का तात्पर्य है दोस्तों, इसको स्वीट कार्न भी कहा जाता है। सेग्रेटा को क्या कहा जाएगा? स्वीट कार्न कहा जाएगा। हालांकि स्वीट कार्न है तो डिब्बाबंदी के लिए भी उपयुक्त है। तो स्वीट कार्न है तो यह डिब्बाबंदी के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, मक्का अन्य की अपेक्षा मीठी होती। तो मीठी होती जो जियामेज सेग्रेटा होती अन्य मक्का किस्मों की अपेक्षा मीठी होती है। तो अन्य मक्का किस्मों की अपेक्षा की बात किसकी हो रही? तो जियामेज इंडेंटा हो गया आपका, इंडेंटा हो गया। इन सब की अपेक्षा जो जियामेज सेग्रेटा होता है मीठा होता है। इसके लिए भुट्टो को पकने से पूर्व तोड़कर सेक कर खाया जाता है। तो जो इसके भुट्टे होते हैं इसको क्या होता है? पकने से पूर्व तोड़ा जाता है और इनको सेक करके खाया जाता है। आप सभी लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि जैसे दाने होते हैं इसको क्या किया जाता है? इसको तोड़ा जाता है, फिर इसको आग पर सेका जाता है, फिर इसमें नमक वगैरह लगा करके खाया जाता है। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है कि उसको जो भुट्टा सेक करके खाया जाता है जियामेज सेग्रेटा होता है। यह अन्य की अपेक्षा मीठी होती है और खाने में स्वादिष्ट लगती है। और इसकी किस्मों की कुछ प्रमुख बात करें तो प्रिया एवं माधुरी जो किस्में हैं किसकी हैं? तो जियामेज सेग्रेटा की हैं। कौन कौन सी जियामेज सेग्रेटा की किस्में हैं दोस्तों? किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो प्रिया हो गई आपकी, माधुरी, प्रिया माधुरी, ये दोनों किस्में जियामेज सेग्रेटा की हैं। अभी इसको फिर से एक बार हम सभी लोग रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अब जियामेज इवर्टा को समझते हैं। यह फ्लिंट कार्न का ही चरम रूप है। जो जियामेज इवर्टा है एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्लिंट कार्न की उच्चतम रूप है या चरम रूप है। और इसको क्या होता है? इवर्टा को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर या दाने जो होते हैं इसके फूटकर फूल जाते हैं। तो कॉर्न फ्लेक्स, पॉपकॉर्न, चिप्स आदि बनाने के काम में आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपकॉर्न किस किस्म का जो मक्का होता है दोस्तों उससे बनाया जाता है तो जियामेज इवर्टा के माध्यम से। इससे बनाया कैसे जाता है? इससे तो 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है जब दाने होंगे इसके फूट जाते हैं, अर्थात फूल जाते हैं फूट करके। तो इससे पॉपकॉर्न, फ्लेक्स या फिर चिप्स वगैरह बनाने के काम में। जियामेज ट्यूनिकाटा अगला हमारा कौन सा? जियामेज ट्यूनिकाटा। तो इसको हम पॉडकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। यह मक्का की प्राचीन किस्म। तो मक्का की प्राचीन किस्म कौन सी है? तो जियामेज ट्यूनिकाटा यह मक्का की प्राचीन किस्म है। भूसीदार इसका दाना व भुट्टा छिलके से ढका रहता है। यह अपेक्षाकृत भूसीदार होता है। इसका दाना व भुट्टा जो होते हैं छिलके से दोस्तों ढके रहते हैं। तो पॉडकॉर्न से कौन सी मक्का की किस प्रकार का जो मक्का संबंधित है? तो जियामेज ट्यूनिकाटा दोस्तों पॉडकॉर्न से संबंधित है। यह एक प्रकार की मक्का की प्राचीनतम किस्म है।
और भूसेदार दाना वगैरह जो भुट्टा होते हैं छिलके से ढके रहते हैं। अब हम समझते हैं जियामेज सेरेटिना को। तो इसको हम सभी लोग मोमी मक्का के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो मोमी मक्का, जियामेज सेरेटिना को क्या कहा जाता है? मोमी मक्का कहा जाता है। इसे वैक्सी कारण भी कहा जाता है, जिसे हम सभी लोग जियामेज सेरेटिना को क्या कहेंगे? मोमी मक्का, मोमी मक्का हो गया, वैक्सी कारण हो गया, मोमी मक्का, वैक्सी कारण, ये सभी क्या है? जियामेज सेरेटिना से संबंधित हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा टैपियोका साबूदाना के समान होती है। तो जो इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, जियामेज सेरेटिना में स्टार्च की मात्रा जो पाई जाती है किसके समान होती है? तो साबूदाना के समान होती है। आप सभी लोग जैसे सेरेटिना, सेरेटिना से मिलता जुलता है स्टार्च, तो स्टार्च की मात्रा किसके समान होती? टैपियोका अर्थात साबूदाना के समान होती है। अतः यह स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो स्टार्च उत्पादन के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है दोस्तों? सेरेटिना। जैसे कि अगर हम समझने की बात करें, यहाँ पर समझते हैं। जैसे पहले लिखा हम सभी लोगों ने सेरेटिना, सेरेटिना, ठीक है। तो अगर सेरेटिना लिखा, अब इससे देखा जाए तो सेरेटिना से स्टार्च मिलता जुलता है, सेरेटिना स्टार्च। तो स्टार्च के उत्पादन से कौन सा संबंधित है? स्टार्च के उत्पादन के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो जियामेज सेरेटिना। अच्छा, आगे बीज दर पर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें जल्दी से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए दोस्तों। उम्मीद पढ़ना नहीं, क्या उद्देश्य हमारा पढ़ना नहीं बल्कि याद करना है, ताकि आप लोगों को चीज़ों में कन्फ्यूजन कम हो। कम से कम फैक्ट इतना है, तो जितना याद हो सके आप सभी लोग उतना तो याद ही करिए। तो गुणों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं, तो पहला हमारा जियामेज इंडुरेटा। तो जियामेज इंडुरेटा में कौन सी खास बातें हैं, कौन सी बातें आपको याद रखनी? यह एक प्रकार का फ्लिंट कारण है, ठीक। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में अन्य किस्मों की अपेक्षा उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो जियामेज इंडेंटा की बात करते हैं। यह डेंट कारण है दोस्तों, दांतों की तरह कठोर होता है और इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक प्रचलित है। जियामेज सेग्रेटा की बात करें तो इसकी प्रचलित किस्में कौन कौन सी? प्रचलित किस्में इसकी प्रिया तथा माधुरी इसकी प्रचलित किस्में हैं। और सेग्रेटा क्या होता है? इसे स्वीट कार्न कहा जाता है। स्वीट कार्न की वजह से इसको डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको स्वीट कार्न कहते हैं, मीठा होने के कारण इसको डिब्बा में बंद किया जाता है। ऐसे आप समझने के तौर पर याद रख सकते हैं। अच्छा, यह मक्का अन्य सेग्रेटा की वजह से सरकरा, सेग्रेटा सरकरा से मिलता जुलता है। समझने के शब्दों के घालमेल का इस्तेमाल करें तो यह मीठी होती है, ठीक, अन्य की अपेक्षा। और मीठे होने के कारण क्या किया जाता है? इसकी सिकाई करके, इस पर नमक वगैरह लगा करके बड़े चाव से इसको खाया जाता है। तो इस जियामेज सेग्रेटा की पहली बात तो क्या? स्वीट कार्न आप याद रखिए, इसको कहा जाता है, डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है। और इसकी महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी? प्रिया, माधुरी इसकी महत्वपूर्ण किस्में, इसको आप लोग याद रखिए। अब जियामेज इवर्टा को समझते हैं। तो जियामेज इवर्टा को फ्लिंट कार्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लिंट कार्न का यह प्रकार का चरम रूप है जियामेज इवर्टा। इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह दाना फूट जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह फूट करके फूलता है। तो पॉपकॉर्न का निर्माण करता है, फ्लैक्स और चिप्स बनाने के काम में जियामेज इवर्टा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं जियामेज ट्यूनिकाटा पे। तो जियामेज ट्यूनिकाटा को पॉपकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। यह मक्का की एक प्रकार की प्राचीन किस्म है। अन्य की जो अपेक्षा जो मक्का की किस्में हैं दोस्तों, उन सब में सर्वाधिक प्राचीन किस्म है। और इसके भूसीदार इसका दाना व भुट्टा जो होते हैं इसके छिलके से ढके रहते हैं। तो उम्मीद है ये जो भी प्रकार है मक्के के आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। पोषण वैल्यू भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। अगला हमारा जियामेज सेरेटाना। जियामेज सेरेटाना को हम सभी लोग मोमी मक्का अर्थात इसको वैक्सी कारण के नाम से भी जानते हैं। और इसमें स्टार्च की मात्रा जो होती है टैपियोका साबूदाना के समान होती है। अतः यह स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और इसको याद कैसे करना? सेरेटाना से स्टार्च मिलता जुलता है। तो स्टार्च उत्पादन के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो जियामेज सेरेटाना। अब हम दोस्तों सीड रेट पर बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, अक्सर पूछे जाने वाले बिंदु। तो पहली बात तो संकर किस्में, इसको यहाँ पर नोट रहने देते हैं। इधर हम सभी लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ऐसे याद रखते हैं। सीड रेट, पहले हम लिखते हैं चारे के लिए। पहले हम जो चारे के लिए जो इस्तेमाल करी जाएगी, ठीक है। अब हम सभी लोग लिखेंगे संकर मक्का, संकुल मक्का,
शंकर हो गया, संकुल हो गया, ठीक है, शंकर, संकुल और रवि। तो शंकर हो गया आपका, संकुल हो गया और रवि। तो चारे से कैसे याद रखेंगे, इधर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे चारा है, चा से आपका चारा हो गया और चा से क्या हो गया आपका 40 हो गया। तो चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। संकर किस्म की संकर जो मक्के की किस्में होती हैं दोस्तों, उसके लिए सीड रेट की मात्रा कितनी रहेगी, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। वहीं संकुल किस्म की बात करें तो संकुल 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी, जबकि रबी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। तो रबी पर अगर हम नजर डालते हैं तो रबी कितनी रहेगी, रबी 12 से आपका 20 हो गया। रबी मक्का की अगर पूछा जाता है आपसे प्रश्न तो 20 से 25 रहेगा उसका, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे जाएंगे सभी। तो संकर मक्का, इसको पहले चारे के लिए नोट करते हैं, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर मक्का कितना रहेगा आपका, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकुल किसमें 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि रबी जो रबी मक्के की बात करिए, रबी संकर फसल के लिए 20 से 25 किलोग्राम। तो कैसे याद रखना है, मैंने इसको बताया सभी लोगों। चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, संकर मक्का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, संकुल मक्का 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और जो रबी फसल के लिए इस्तेमाल करी जाएगी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मक्के की बीज दर होगी दोस्तों। सभी लोग इसको याद रखिए। आपका हो गया मक्का और बाजरा, इसमें 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। कौन कौन सी जड़ें होती हैं, कौन कौन सी फसलों की बात की जा रही है यहाँ पर, मक्का तथा बाजरा। तो मक्का तथा बाजरे में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। कौन कौन सी, पहली जड़ हमारी दोस्तों कौन कौन सी, तो पहली हमारी क्राउन, या फिर इनको क्राउन जड़ें होंगी। पहली हमारी जड़ें कौन सी, क्राउन जड़ें। पहली हमारी कौन सी जड़ें हो गई, तो पहली हमारी दोस्तों क्राउन जड़ें, ठीक है। या किस अवस्था पर आपको देखने को मिलेंगी, तो नर्सरी स्टेज पर आप सभी लोगों को देखने पर मिलेंगी ये सेमिनल जड़ें। तो सेमिनल जड़ें कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, पोषण के लिए इस्तेमाल होती हैं सेमिनल जड़ें। प्रॉप जड़ें क्या करने का कार्य करती हैं, तो प्रॉप जड़ें दोस्तों तने को सहारा प्रदान करती हैं। तो मक्का व बाजरा में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहली जड़ जो होती है क्राउन या शीर्ष जड़, नर्सरी अवस्था पर हमें देखने को मिलेंगी। और सेमिनल जड़ें क्या करेंगी, जो सेमिनल रूट्स होती हैं दोस्तों, पोषण के लिए उपयुक्त होती हैं। जो पौधा होता है उसको पोषण प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। वहीं जो प्रॉप जड़ें होती हैं वो क्या करती, तने को सहारा प्रदान करती है, ताकि जो हवा है या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में गिरने से बचें। तो इनको याद रखिए आप, मक्का व बाजरा में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अब इसके कुछ प्रमुख रोग पर बात करते हैं कुछ, फिर बाद में इसके प्रमुख कीटों को समझेंगे और उपज वगैरह। तो मक्के की इधर डिसीज आपकी लिखी हुई दोस्तों, और इधर आपके रोग लिखे हुए, किसके द्वारा कौन सा फैलता है। तो मक्के में जो लीफ ब्लाइट होता है वह किसके द्वारा फैलता है, लीफ ब्लाइट आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिए, एचएम के माध्यम से फैलता है। मक्के का जो लीफ ब्लाइट होता है किसके द्वारा, एचएम के द्वारा। तो हेलमिंथोस्पोरमियम मेडिस के द्वारा फैलता है। तो लीफ ब्लाइट जो लीफ ब्लाइट मक्के में लगने वाला रोग है वह हेलमिंथोस्पोरमियम मेडिस के माध्यम से फैलता है। मक्के का हेड स्मट, मक्के का जो हेड स्मट होता है किसके माध्यम से फैलता है, स्पेसेलोथिका और रीलियाना के माध्यम से फैलता है। तो हेड स्मट मक्के में जो लगता है स्पेसेलोथिका रीलियाना के माध्यम से फैलता है। वहीं चारकोल राट जो होता है माइक्रोफोमिना फैसियोलिना के माध्यम से फैलता है। तो चारकोल राट एमपी के माध्यम से फैलता है, ठीक है। हेड स्मट हेड स्मट एसआर के माध्यम से फैलता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ए क्रेजिटॉप किसके द्वारा फैलता है, तो पर्सोनो स्कैलरोस्पोरा फिलिपिनिसिस के माध्यम से फैलता है। पर्सोनो स्कैलरोस्पोरा
प्रोनोस्कैल्रोस्पोरा फिलीपीनेंसिस के माध्यम से फैलता है दोस्तों। तो डाउनी मिल्ड्यू किसके माध्यम से फैलता है? पीपी के माध्यम से फैलता है। इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रोनाउंस में भले हो सकता है दिक्कत हो रही हो। फिर लीफ ब्लाइट की बात करें तो एचएम अर्थात हेलिमेंथोस्पोरियम मैडिस के माध्यम से फैलता है लीफ ब्लाइट। हेड स्मट एसआर अर्थात स्पेसेलोथिसिया रेलियाना के माध्यम से फैलता है। चारकोल रोट जो होता है एमपी के माध्यम से फैलता है। मैक्रोफोमिना फैसियोलिना के माध्यम से फैलता है। डाउनी मिल्ड्यू अर्थात क्रेजी टॉप जो कि पीपी के माध्यम से फैलता है। पर्नोस्कैल्रोस्पोरा फिलीपीनेंसिस के माध्यम से यह फैलता है। आगे हम सभी लोग कुछ इसके प्रमुख कीटों को समझते हैं। मक्के में लगने वाले कौन कौन से इंसेक्ट हैं और उनका जूलॉजिकल नेम क्या। हालांकि आप सभी लोग इंसेक्ट जरूर याद रखिए। मेज सूट फ्लाई यह किसके माध्यम से फैलता है? अर्थात यह जो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मेज में लगने वाला जो मेज सूट फ्लाई है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? एथेरिगोना ओरिएंटेलस। स्टेम बॉर्डर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? जूलॉजिकल नेम क्या है? चिलोपोर्टेलस। पिंक स्टेम बॉर्डर का साइंटिफिक नेम क्या है? सेसेमिया इन्फ्रेंस। सूटबग का क्या नाम है? पेरेग्रिनस मैडिस। वेबवार्म का क्या नाम है? तो क्रिप्टोब्लैब्स गिंडिएला। तो ये हो गए मक्के के कुछ प्रमुख कीट। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इंसेक्ट मेज सूट फ्लाई एथेरिगोना ओरिएंटेलिस के माध्यम से फैलता है। स्टेम बॉर्डर चिलोपोर्टेलस के माध्यम से फैलता है। पिंक स्टेम बॉर्डर सेसेमिया इन्फ्रेंस के माध्यम से फैलता है। सूटबग पेरेग्रिनस मैडिस के माध्यम से फैलता है। वेबवार्म किसके द्वारा फैलता है? तो क्रिप्टोबेल्वस गिनिडिएला के माध्यम से फैलता है। तो ये हो गए कुछ इंसेक्ट और सॉरी दोस्तों, ये फैलता नहीं है बल्कि इनके वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, मेज सूट फ्लाई के ये सभी वैज्ञानिक नेम है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। तो ये इसके साइंटिफिक नेम दिए हैं और इसके इंसेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और इधर बात करें तो इसका इधर रोग दिए हो और या इसका कौन सा इसका कारक है जो, तो उनके माध्यम से होता है। ठीक है, रोग किसके माध्यम से होते हैं इसके, उसके इधर डिसीज दिए और इधर इसका पैथोजन दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, उपज को भी समझ लेते हैं। मक्के की उपज क्या रहेगी? तो संकर मक्का जो अभी हम सभी लोगों ने बीज दर पढ़ा, तो संकर मक्के की उपज की बात करें तो 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। ठीक है, 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मक्के की उपज हो गई। और संकुल मक्के की उपज की बात करें तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। चारा कितना? तो 300-400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। भारत में औसत उपज कितनी? 275 टन प्रति हेक्टेयर। तो संकर मक्के की जो उपज होती है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। संकुल मक्के की उपज 40 से लेकर के 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और चारे की कितनी उपज होती है? 300 से लेकर के 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो भारत में औसत उपज की बात करें मक्का की तो 275 टन प्रति हेक्टेयर की दर से औसत उपज मक्के की होती है दोस्तों। ये चीजें आप सभी लोग याद रखिए, प्रमुख रोग, डिसीज, उसके पैथोजन, इंसेक्ट, उनका जूलॉजिकल नेम, सीड रेट और उनकी उपज, और कैसे कितने प्रकार की कौन सी जड़ें इसमें शामिल है, बीज दर वगैरह कैसी है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, विश्व में मक्का की खेती अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन, ब्राजील, रोमानिया, रूस, इटली, भारत, पाकिस्तान, जावा, मैक्सिको, चीन आदि में करी जाती है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो इटली की अधिक है। ठीक है, विश्व में मक्के की खेती कहाँ कहाँ करी जाती है दोस्तों? अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन, ब्राजील, रोमानिया आदि ऐसे देशों में मक्के की खेती करी तो जाती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज इटली की ठीक ठाक है। भारत में मक्के की खेती प्रायः सभी राज्यों में करी जाती है। आमतौर पर अगर बात करें भारत में भारतीय दृष्टिकोण का, तो भारतीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं मक्के की खेती किन किन क्षेत्रों में करी जाती है, तो अधिकतर सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर मक्के की खेती आसानी से करी जा सकती है। भारत में मक्के के कुछ उत्पादन का करीब उत्तर प्रदेश में 1/5 भाग है। तो 1/5 भाग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कह सकते हैं कि भारत में मक्के का उत्पादन होता है उसमें 1/5 भाग उत्तर प्रदेश का भी योगदान रहता है।
भारत में मक्के की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्रों में करी जाती है। अधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती होती, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज दर कर्नाटक की मक्के की सर्वाधिक 2,955 किलोग्राम। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बदायूं, एटिया, मैनपुरी, रामपुर, जौनपुर जिलों में मक्का का उत्पादन में विशेष महत्व है। फिर ये सभी चीज़ें समझ लीजिए, आपको याद करने या रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रति हेक्टेयर उपज दर कर्नाटक की अधिक है, और उसके बाद कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बाकी खेती तो कई क्षेत्रों में मक्के की करी जाती है। खैर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बदायूं, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में मक्के की खेती करी जाती है। इसका एक अपना विशेष महत्व है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको समझते हैं जरा। जियामेज एमाइलेशिया की जो किस्में इसमें दी हुई हैं दोस्तों, ये किस्में इसकी किस्में नहीं हैं, बल्कि जियामेज इवर्टा के अंतर्गत आती हैं। तो जियामेज इवर्टा की किस्में कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। अंबर पाप कौन कौन सी किस्में हैं आपकी, तो अंबर पाप, ठीक है, वीएल अंबर पॉप, ये किसकी किस्में, तो जियामेज इवर्टा की। बाकी हम सभी लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया, तो हम सभी लोग आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसके सही हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गया। इसका दाना जो होता है मुलायम होता है, आटा बनाने के काम आता है। फ्लोरमेज, या इसको फिर हम सभी लोग सॉफ्ट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैसे याद करना ये भी बता दिया हमने। इसको मोमी मक्का कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, पूछा हुआ है कि मोमी मक्का कहा जाता है। जियामेज सेरिटना को वैक्सीकार्न भी कहते हैं। इसका जो स्टार्च होता है टेपियोका साबूदाना के समान होता है, और यह प्रकार से कह सकते हैं कि स्टार्च उत्पादन के लिए एक उपयुक्त किस्म का उदाहरण है। बीज दर को समझ लिया था। और मक्का व बाजरा में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। क्राउन या शीर्ष जड़ें नर्सरी अवस्था पर, सेमिनल जड़ें जो होती हैं पोषण के लिए, टॉम जड़ें जो होती हैं तने को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रमुख रोग, इन सब पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। आज हम अब बात करेंगे आगे। तो उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, बदायूं, एटा इन सभी क्षेत्रों में करी जाती है। मक्का का वानस्पतिक वर्गीकरण मक्का के दानों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर बात करी जाए मक्का का जो वानस्पतिक वर्गीकरण है इसके आधार पर किया जाता है। तो मक्के का वानस्पतिक वर्गीकरण मक्के के दानों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, तो मक्कों के दाने के आधार पर। जियामेज एवर्टा, इसे पॉपकॉर्न भी कहते हैं। पूर्व में हम सभी लोगों ने समझ लिया। अच्छा, क्या किया, अगर आपको इसमें मिलता है तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे, रिवीजन ही होगा, क्योंकि मैंने वहां पर उन सभी को एक पास में शामिल किया। जियामेज एवर्टा, तो इसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है। इसका उपयोग खील बनाने में होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जो जियामेज एवर्टा पीछे हम सभी लोगों ने पढ़ा है, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, खील बनाने में किया जाता है। दाने में अधिकांशतः कठोर मंड अर्थात जो हरनी स्टार्च से पाया जाता है। तो जियामेज एवर्टा की अन्य बातों की बात करें, कौन कौन सी जियामेज एवर्टा है दोस्तों। जियामेज एवर्टा की कुछ अगर अतिरिक्त बात करें तो यह फ्लिंट कारण का एक प्रकार से चरम रूप होता है। 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह फूटता है। पॉपकॉर्न, फ्लेक्स, चिप्स आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सभी लोग जियामेज एवर्टा को पॉपकॉर्न भी कहते हैं, और इसका उपयोग खील बनाने में होता है तथा दाने में अधिकांशतः कठोर मंड पाया जाता है। जो जियामेज ट्यूनिकाटा या प्राचीन किस्म है, इसकी खेती नहीं होती, हालांकि अब आमतौर पर इसकी खेती नहीं देखने को मिलती। इसे पॉपकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको पॉपकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। जियामेज एवर्टा, इसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है। इसका उपयोग दोबारा टाइप हो गया दोस्तों। जियामेज एमाइलेशिया, जो जियामेज एमाइलेशिया को हम सभी लोगों ने पूर्व में समझा भी है। इसे मुलायम मक्का कहा जाता है। तो कैसे बताया था, इसको याद करना है। तो माँ से आपका माइलेशिया हो गया, माँ से आपका मुलायम हो गया। इसके दाने जो होते हैं मुलायम होते हैं। जिसका क्या किया जाता है, इसको पीस करके आटा तैयार किया जाता है और आटे की रोटियां बना करके इस्तेमाल करी जाती है। जियामेज सेग्रेटा जो होता है इसको मीठा मक्का कहते हैं। पूर्व में भी हम सभी लोगों ने अच्छे से समझा है। मंड की तुलना में इसमें शर्करा जो होती है, मंड की तुलना में इसमें दोस्तों जो शर्करा होती है वह कह सकते हैं कि इसमें मंड की तुलना में शर्करा पाई जाती है। सूखने पर जो दाने होते हैं सिकुड़ जाते हैं और इसकी डिब्बाबंदी भी की जाती है। हालांकि मीठा मक्का होता है तो इसकी डिब्बाबंदी करने में आसानी रहती है और इसमें मंड के स्थान पर क्या होता है, शर्करा पाई जाती है। ठीक है,
अब GMH एडेंटा, इसे डेंट कार्न भी कहते हैं। तो डेंट कार्न का क्यों कहते हैं हमने बताया भी था, दाने सूखने पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। जब इसके GMH जो एडेंटा होता है दोस्तों, इसके जब दाने सूखते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। प्रायः सभी अधिक इसकी खेती होती, प्रायः कह सकते हैं इसकी अधिक खेती होती GMH एडेंटा की। सफ़ेद तथा पीला रंग का दाना होता है। जो GMH एडेंटा होता है दोस्तों, इसका दाना कैसा होता है, तो इसको नोट कर लेते हैं इधर। इंडेंटा, इसका दाना जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है और पीला होता है। GMH इंड्राटा, इसे फिल्ट कार्न भी कहते हैं, फ्लिंट कार्न भी कहते हैं, पूर्व में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। इसके अतिरिक्त मोमी कार मक्का भी पाई जाती है, सबसे पहले चीन में पाया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग गोंद बनाने में दोस्तों किया जाता है। इसमें इमाइलोपैक्टिन ज़्यादा और इमाइलेज कम पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल, तो जो GMH इंड्राटा है दोस्तों, इसको फ्लिंट कार्न के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त मोमी मक्का भी पाई जाती है और यह सबसे पहले चीन में पाई गई थी। और इसका इस्तेमाल अगर बात की जाए तो किसमें किया जाता है, तो गोंद बनाने में किया जाता है। ठीक, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो गोंद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें इमाइलोपैक्टिन जो होता है ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इमाइलोपैक्टिन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इमाइलेज जो होता है कम पाया जाता है। दाने के रंग के आधार पर जो सुबनिस महोदय थे वर्ष 1938 में मक्के को 6 भागों में बांटा है। किसने 6 भागों में बांटा है, तो दाने के रंग के आधार पर सुबनिस महोदय ने वर्ष 1938 में मक्के को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो शुद्ध सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, पित्तीदार, काली। तो सुबनिस महोदय के द्वारा वर्ष 1938 में इसे 6 भागों में बांटा गया। शुद्ध सफ़ेद हो गया आपका, पीला हो गया, नारंगी, लाल, पित्तीदार एवं काला। मादा जन्नांग स्त्रीकेसर, जो मादा जन्नांग स्त्री केसरी जो पुष्पक्रम के रूप में होता है। तो जो मादा जन्नांग होता है दोस्तों, स्त्री केसरी पुष्पक्रम के रूप में होता है। यह पुष्पक्रम तने के मध्य भाग में कक्षस्थ कलिका पर स्थित होता है। तो यह कहाँ स्थित रहता है, तो पुष्पक्रम तने के मध्य भाग में कक्षस्थ कलिका पर स्थित रहता है, जिसे हम सभी लोग बाली या भुट्टा कहते हैं। तो मादा जन्नांग स्त्रीकेसर पुष्पक्रम के में होता है। ठीक है, और यह पुष्पक्रम तने के मध्य में कक्षस्थ कलिका पर स्थित होता है, जिसे हम सभी लोग बाली या भुट्टा के नाम से जानते हैं। मक्का दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुपूर्वी प्रोटोन्ट्रियस पौधा है। ठीक है, मक्का कौन सा एक प्रकार का प्रोटोन्ट्रियस पौधा है, जिसमें जो परागकण होते हैं वो पहले पराग बनते हैं और बीजाणु जो होते हैं बाद में तैयार होते हैं। तो मक्का एक प्रोटोन्ट्रियस पौधा है। मक्का कैसा पौधा है, तो प्रोटोन्ट्रियस पौधा है, जिसमें क्या होता है, पराग पहले बनते हैं और बीजाणु जो होता है बाद में तैयार होता है। मक्का में फूल एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल होता है तथा पूर्वतः प्रोटैनरी है दोस्तों, प्रोटैनरी पाए जाने के कारण पर परागण होता है। तो मक्के में किस प्रकार का परागण होता है, मक्के में जो परागण होता है दोस्तों पर परागण होता है। तो मक्का जो फूलों में एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल होता है। मक्के का जो पौधा है यूनिसेक्सुअल होता है तथा इसमें प्रोटैनरी पाए जाने के कारण जो इसमें जो परागण होता है वह पर परागण होता है। मक्का में जो परागण की क्रिया होती, अगर आपसे पूछा जाए कि मक्के में परागण की क्रिया कितने दिनों में संपन्न होती, तो मक्के में परागण की क्रिया 7 दिनों में पूरी होती। मक्का का दाना जो होता है एक प्रकार का फल होता है, जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं। तो मक्का के का से आपका देखा जाए, देखो ऐसे भी हम याद रखेंगे, बहुत सारा फैक्ट है, तो याद रखने के लिए शब्दों का जाल में इस्तेमाल करें। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लेते हैं ये मक्का दिया हुआ, तो का से आपका मक्का का कैरियोप्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका मक्का का दाना। किस प्रकार का, मक्का का दाना जो होता है एक प्रकार का फल होता है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो कैसे याद रखना है इसको भी हम सभी लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मक्का की पत्तियों में रंध्र दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। तो मक्का की जो पत्तियों में रंध्र होते हैं दोनों सतह पर पाए जाते हैं। मक्का की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। मक्का एक मोनोसियस पौधा है। किस प्रकार का पौधा है, तो मक्का एक मोनोसियस पौधा है। मादा पुष्पक्रम से, कहने का तात्पर्य है दोस्तों एक मोनोसियस पौधा है जो मादा पुष्पक्रम से
इरकाब का निर्माण होता है। तो मादा पुष्प क्रम से क्या होता है, इरकाब का निर्माण होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए सभी लोग। मक्का एक किस प्रकार का पौधा है, तो मोनोसियस प्रकार का पौधा है। जब बात हो इयरकाप का निर्माण किससे होता है, तो मादा पुष्पक्रम से इयरकाप का निर्माण होता है। इयरकाप किस फसल से संबंधित है, तो इयरकाप का संबंध दोस्तों कह सकते हैं कि मक्का से है। तो एक बार फिर से समझते हैं, मक्के में जो परागण की क्रिया होगी 7 दिनों में होगी। मक्का का जो दाना होगा पैरोक्सिस प्रकार का होगा और एक प्रकार फल होता है। जो रंध्र होते हैं दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। और मक्का का जो पौधा होता है मोनोसियस प्रकार का इसका पौधा होता है, जिससे पुष्पक्रम मादा पुष्पक्रम से इयरकाप का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, तो संकर मक्का सबसे पहले अमेरिका के दोस्तों कनकटिव्यूट अनुसंधान केंद्र वर्ष 1921 में तैयार किया गया था। तो संकर मक्का सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया, सबसे पहले अमेरिका के कनकटिव्यूट में तैयार किया गया दोस्तों। कनकटिव्यूट में अनुसंधान केंद्र पर वर्ष 1921 में तैयार किया गया। तो संकर मक्का सबसे पहले अमेरिका के कनकटिव्यूट अनुसंधान केंद्र में वर्ष 1921 में तैयार किया गया। भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य की बात करी जाए तो वर्ष 1957 में ICAR के द्वारा किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप सभी लोग याद रखिए कि भारत में जो सर्वप्रथम मक्का पर कार्य आरंभ किया गया वर्ष 1957 में ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में मक्का पर कार्य कब आरंभ हुआ, तो वर्ष 1957 के दौरान किसके द्वारा आरंभ हुआ, तो ICAR के द्वारा आरंभ हुआ। विश्व में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य सन वर्ष 1954 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत करी गई थी। तो विश्व की अगर बात की जाए, ये तो हो गया भारत की। भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य वर्ष 1957 में ICAR ने आरंभ किया। वहीं विश्व में अगर मक्का पर कार्य की बात की जाए तो वर्ष 1954 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1954 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने मक्का पर कार्य करना आरंभ किया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो भारत में संकर मक्का का उत्पादन फरवरी 1961 में किया गया था। भारत में संकर मक्का का उत्पादन फरवरी 1961 में विवेकानंद लेबोरेटरीज अल्मोड़ा द्वारा VL54 किस्म निकाली गई थी। ठीक है, तो भारत में एक बार कह सकते हैं भारत में जो संकर मक्का का उत्पादन हुआ था दोस्तों फरवरी 1961 में विवेकानंद लेबोरेटरीज अल्मोड़ा द्वारा VL54 किस्म निकाली गई थी। तो वर्ष 1961 में VL54 किस्म कह सकते हैं कि निकाली गई थी खेती करने के लिए। तो अगर पूछा जाता है कि VL54 किसकी किस्म है या किसकी किस्म है दोस्तों, मक्के की किस्म है। अच्छा, अगर कुछ चीजें नोट कर लें अलग से, जैसे कि मक्के में 78% एमाइलो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। एमाइलो प्रोटीन मक्के में कितनी पाई जाती है, एमाइलो प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो 78% एमाइलो प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मक्के में, जबकि 22% क्या होता है आपका एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज कितना पाया जाता है, 22%। तो एमाइलोपैक्टिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, एमाइलो प्रोटीन की मात्रा 78% पाई जाती है। वहीं एमाइलेज की बात करें तो 22% एमाइलेज पाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया संकर मक्का का उत्पादन फरवरी 1961 में विवेकानंद लेबोरेटरीज अल्मोड़ा द्वारा VL54 किस्म निकाली गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो मक्का में टेसलिंग स्टेज पर जो होती है दोस्तों नरम जरियां अवस्था पौधे में पुष्प की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो मक्का में टेसलिंग स्टेज जो होती है नरम जरियां अवस्था पौधे में पुष्प, कहने का तात्पर्य इनिशिएशन की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग इनिशिएशन की अवस्था को कहते हैं, इनिशिएशन। मक्के में जो टिसलिंग स्टेज होती है नरम जरियां अवस्था पौधे में पुष्प, जो इनिशिएशन की अवस्था होती है उसको कहते हैं। मक्का में ग्राउंड ग्रोथ अवस्था बुआई के 85 से करीब 45 दिन बाद आती है। इस अवस्था में नाइट्रोजन और उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग किया जाता है। तो मक्के में जो ग्राउंड ग्रोथ अवस्था होती है बुआई के करीब 85 से 45 दिन बाद आती है। इसी अवस्था में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है दोस्तों उसकी टॉप ड्रेसिंग करी जाती है, टॉप ड्रेसिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो मक्का में जो सीडलिंग अवस्था की बुआई जो होती है दोस्तों, एक इधर नोट करते हैं। सीडलिंग अवस्था की जो बुआई होती है, सीडलिंग अवस्था की बुआई, तो सीडलिंग अवस्था की जो बुआई होती है 7 दिनों बाद होती है। कब होती है? तो 7 दिनों बाद होती है। सीडलिंग अवस्था की बुआई 7 दिनों बाद होती है। सिल्किंग अवस्था में कैब इनिशिएशन स्टेज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कैब इनिशिएशन स्टेज किस अवस्था से संबंधित है, तो सिल्किंग स्टेज से कैब इनिशिएशन स्टेज का संबंध है। मक्का में दोस्तों तो ये थोड़ा सीडलिंग है। मक्का में सीडलिंग अवस्था बुआई के 7 दिन बाद होती है। अब सॉफ्ट डफ स्टेज में दानों का विकास होता है। ठीक है, कब दानों का विकास होता है? तो सॉफ्ट डफ स्टेज में दानों का विकास होता है। इसी अवस्था में क्या कहते हैं कि काव को टेबल पर्पज के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। तो जो सॉफ्ट डफ स्टेज होती है इसमें दानों का विकास होता है। इसी अवस्था में काव को टेबल पर्पज से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैब इनिशिएशन स्टेज जो होती है सिल्किंग अवस्था में होती है। मक्का में जो सीडलिंग अवस्था बुआई के करीब कितने दिनों बाद होती है? 7 दिनों बाद होती है। और सॉफ्ट डफ स्टेज में दानों का विकास होता है। इसी अवस्था में क्या होता है? काव को टेबल पर्पज से प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बहुत ही कई बार चर्चित प्रश्न रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक C4 प्लांट है? तो मक्का एक प्रकार से कह सकते हैं कि C4 प्लांट है। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप सभी लोग। मक्का एक किस प्रकार का पौधा है? तो मक्का एक C4 ग्रुप का पौधा है। इसकी खेती करीब 58 डिग्री कहाँ की जाती है? इसकी खेती 58 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होती है। तो यह C4 का एक प्लांट है। इसकी खेती की बात करें तो 58 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसकी खेती होती है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर ऊंचाई तक पैदा किया जा सकता है। किसकी खेती करी जा सकती है? समुद्र तल से करीब, मान लेते हैं हमारा समुद्र तल हो गया दोस्तों, तो इसके करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक 3000 मीटर की ऊंचाई तक मक्के की खेती आसानी से करी जा सकती है। तो इसका अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 58 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मक्के की खेती की जाती है। और समुद्र तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो करीब 3000 मीटर ऊंचाई तक आसानी से इसकी खेती करी जाती है। मक्का एक किस प्रकार की फसल है? तो ग्रीष्मकालीन फसल का एक उदाहरण है। बुआई के समय वायुमंडल का तापमान करीब 18 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस होना इसके लिए कह सकते हैं कि उचित रहेगा दोस्तों। तो मक्का एक ग्रीष्मकालीन फसल है। बुआई के समय इसका तापमान, वायुमंडल का जो तापमान होना चाहिए करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर इसका तापमान है तो उचित माना जाएगा। बीजों के अंकुरित होने से लेकर के नरम जरियों के निकलने तक की अवस्था का जो तापमान रहेगा प्रभाव नरम जरी निकलने पर ज्यादा पड़ता है। तो बीजों के अंकुरित होने से लेकर के नरम जरियों की निकलने की अवस्था तक तापमान का प्रभाव जो है नरम जरी निकलने का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और नरम जरी जो निकलते समय अधिक तापमान और कम नमी का होना हानिप्रद है। कहने का तात्पर्य जब नरम जरी निकल रही होती दोस्तों उस समय अगर अधिक तापमान है और कम नमी तो एक बार से कह सकते हैं कि यह हानिप्रद साबित होगा। खरीफ के मौसम में जो मक्का की बुआई होती है कहाँ करते हैं? तो खरीफ के मौसम में मक्का की बुआई उत्तरी भारत में करी जाती है। तो खरीफ मौसम में जो मक्का की बुआई होगी किस इलाके में होगी? उत्तरी भारत में होगी। उत्तरी भारत वाला इलाका हमारा कौन सा है? जैसे कि ये हमारा भारत का दोस्तों नक्शा है। तो उत्तरी भारत वाला इलाका हमारा कौन सा है दोस्तों? तो ये रहेगा हमारा उत्तरी भारत का इलाका। तो कहने का तात्पर्य है कि खरीफ के मौसम में उत्तरी भारत में इसकी बुआई करी जाती है। तो ये यहाँ पर कब करी जाएगी बुआई? तो खरीफ के मौसम में।
खरीफ के मौसम में दोस्तों क्या की जाएगी, उत्तरी भारत में इसकी बुआई करी जाएगी। दक्षिण भारत में मक्का की बुआई अप्रैल तथा अक्टूबर के महीनों में करते हैं। तो दक्षिण भारत आपका कौन सा हो गया, दक्षिण भारत वाला इलाका ये हो गया आपका। यहाँ पर कब की जाएगी बुआई, अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में। अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में करी जाएगी। तो उत्तर खरीफ के मौसम में जो मक्का की बुआई होती है दोस्तों वह उत्तरी भारत में करी जाएगी। वहीं दक्षिणी भारत में जब मक्का की बुआई होगी अप्रैल तथा अक्टूबर के महीनों में होती है। मक्का के अंकुरण के लिए अगर तापमान की बात करें हम, अंकुरण का से कुरण हो गया और का से आपका 21 हो गया। तो मक्का के अंकुरण के लिए तापमान कितना, 21 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहेगा। वहीं पौधों की विकास के लिए अर्थात उसके वांछित ग्रोथ के लिए अच्छा से पौधा ग्रो कर सके तो उसके लिए करीब 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहेगा। और मक्के की खेती के लिए जो वर्षा है कितनी रहेगी, तो करीब 70 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा पौधे के विकास के लिए कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहेगी। तो वर्षा का मान कितना रहेगा, 70 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक वर्षा के इसके लिए उपयुक्त मानी जाएगी मक्के की खेती के लिए। और जो रबी में मक्का खेती करी जाती है बिहार में करी जाती है। रबी में मक्का की खेती कहाँ करी जाती है, रबी में जो रबी सीजन होगा दोस्तों खेती बिहार में की जाएगी। जो मक्का की एक किस्म लक्ष्मी उगाई जाती है, इंपॉर्टेंट बिंदु इसको याद रखिए। तो रबी में मक्का की खेती बिहार में करी जाती है। जो मक्का की एक कह सकते हैं कि लक्ष्मी किस्म उगाई जाती है। मक्का की अधिक पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मृदा ठीक है उत्तम मानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी मानी जाती है इसके लिए, अच्छी मानी जाती है। तो ये तो हमारी हो गई मिट्टी की बात। तो इसके लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है सर्वोत्तम रहेगी, मक्का की अधिक पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मृदा उत्तम है। तो अगर मोटे तौर पर कहें तो मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित रहेगी, दोमट प्रकार की जो मिट्टी रहेगी दोस्तों उचित रहेगी, जिसमें वायु संचार अच्छा हो, पानी का निकास उत्तम हो, जैवांश कह सकते हैं कि मात्रा अधिक हो। तो जैवांश की जो मात्रा होगी दोस्तों अधिक हो, ठीक है। जो जैवांश पदार्थ होंगे इनकी मात्रा अधिक रहेगी। तो उचित जल निकास प्रणाली होनी चाहिए, वायु संचार अच्छा होना चाहिए, उचित कह सकते हैं कि जैवांश पदार्थ जो जैवांश पदार्थ हो उनकी मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। तो उसमें मक्के की खेती क्या रहेगी, अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। मक्की खेती के लिए भूमि का अगर पीएच मान कितना रहना चाहिए, तो 6 से लेकर के दोस्तों 7 तक के लिए इसका पीएच मान अच्छा रहेगा। लेकिन 8 पीएच पर भी इसकी खेती करी जा सकती है। तो अगर मक्के की खेती के लिए औसत पीएच मान की बात करी जाए तो 6 से लेकर के 7 तक की रहेगी। किंतु ऐसा नहीं कि 8 के पीएच मान पर भी इसकी खेती नहीं की जा सकेगी, 8 के पीएच मान पर भी इसकी खेती कह सकते हैं करी जा सकती है। मक्का को साधारणतः गेहूं, आलू, लाही, गन्ना आदि के साथ उगाते हैं। कभी कभी सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया आदि को मिलाकर के भी उगाया जाता है। तो इसको गेहूं, आलू, लाही, गन्ना आदि के साथ में मिला करके इसको उगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया आदि इनके साथ भी इसको उगा सकते हैं। बिहार में मक्का के साथ मूंगफली को बोते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि आपसे कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर मक्का के साथ मूंगफली को भी बोया जाता है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, बिहार सही हो जाएगा। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मक्का को मूंगफली के साथ उगाते हैं। बिहार बराबर मक्का प्लस मूंगफली, कहने का तात्पर्य है कि बिहार में मक्का को मूंगफली के साथ बो सकते हैं, ठीक है। मिलवा फसल के साथ आगे बढ़ते हैं। खैर, पकने के आधार पर मक्का को 3 वर्गों को बांटा जाता है। जब मक्का पक रहा होता है तो उसके आधार पर मक्के को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में बांटा गया। जो अगेती किस्म की मक्का की फसल 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। तो अगेती किस्म का जो मक्का होता है अगेती 60 से 70 से 80 दिनों में पकड़ के क्या होता है, तैयार हो जाता है। और जो मध्य किस्म होती है इसकी अवधि क्या रहती है, मध्य किस्म फसल की अवधि 80 से 90 दिनों तक रहती है। वहीं पछेती किस्म 90 से 120 दिनों में तैयार होती है। तो अगर इसको एक पास नोट करते हैं तो अगेती किस्म कितना रहेगा, अगेती किस्म 70 से
80 दिनों में पक करके तैयार होगी। मध्य किस्म 80 से 90 दिनों में। और वहीं पछेती 85 का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 90 से 120। ठीक है, तो अगेती आपकी कितनी कब रहेगी, अगेती जो मक्का की फसल होगी वह 70 से 80 दिन उसको लगेंगे, ठीक है, तैयार होने में। वहीं मध्य किस्म 80 से 90 दिनों में तैयार होगी, जबकि मक्का की जो पछेती किस्म है दोस्तों 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाएगी। और इसकी खेती तीनों मौसम में करी जा सकती है। कौन कौन से, तो खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों मौसम में मक्का की खेती आराम से कर सकते हैं। अब खरीफ ऋतु की बात करें तो खरीफ ऋतु में क्या किया जाएगा, कैसे इसकी बुआई की जाएगी। खरीफ ऋतु में मक्का जो बुआई होगी दोस्तों मानसून आने से पहले कर देना चाहिए, ठीक है। और उत्तर पूर्वी जो हिल्स वगैरह हैं उसमें बुआई प्रथम मार्च के सप्ताह में करनी चाहिए। उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर बुआई प्रथम मार्च के, कहने का तात्पर्य है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में की जानी चाहिए, मार्च के प्रथम सप्ताह में की जानी चाहिए। तो खरीफ ऋतु में जो मक्का की बुआई करी जाएगी बारिश होने से पहले इसकी बुआई कर देनी चाहिए, मानसून आने से पहले मक्का की जो बुआई है आराम से कर देनी चाहिए। उत्तर पूर्वी वाले जो इलाके हैं वहां पर करीब मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। मक्का की बुआई जून के मध्य या तीसरे सप्ताह तक करने से पैदावार अच्छी होती है। तो मक्का की जो बुआई होगी जून के मध्य या तीसरे सप्ताह तक करने से पैदावार अच्छी होती है। वहीं बसंत ऋतु में मक्का की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। बसंत ऋतु में कब करेंगे, तो फरवरी मार्च में करेंगे। जो कह सकते हैं कि जो शहरों नज़दीक भुट्टे के लिए उगाते हैं, जो शहरों में क्या होगा नज़दीकी भुट्टे के लिए उगाया जाता है। तो बसंत ऋतु में इसकी बुआई, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप याद रखिए कि मक्के की बुआई बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में करते हैं। और कब इसकी बुआई करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है, जून के मध्य या तीसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में मक्के की बुआई कब तक कर लेनी चाहिए, तो 15 जून तक कर देनी चाहिए। तो जो पर्वतीय इलाके हैं दोस्तों वहां पर मक्के की जो कह सकते हैं कि खेती करने के लिए उसकी बुआई 15 जून तक कर देनी चाहिए। इंडो गैंगटिक प्लांट्स एंड एपी में बुआई मध्य जून से मध्य जुलाई तक करनी चाहिए, मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई तक कर देनी चाहिए। जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स एंड जो एपी एरिया है आपका उस वहां पर बुआई की बात की जाए तो मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई तक कर देने चाहिए। रबी फसल की बुआई बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अक्टूबर के मध्य नवंबर तक करते हैं, ठीक है। तो जो रबी फसल की बुआई है वह उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अक्टूबर के मध्य नवंबर तक करते हैं। रबी की फसल में मक्का में पोषक तत्व की मात्रा जो होती है दोस्तों घट जाती है। जो रबी के सीजन में जब हम सभी लोग मक्के की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत घट जाती है। कीड़े के प्रकोप तथा घासें जो होती है हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि मक्के की खेती तो खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में करी जा सकती है, लेकिन इनकी अपनी एक कह सकते हैं कि अपनी एक विभिन्नता भी है। जैसे अगर रबी के मौसम में मक्का लिया जा रहा है तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा अपेक्षाकृत कम हमें कम प्राप्त कह सकते हैं कि कम उसमें रहेगी, घट जाएगी। लेकिन कीड़ों का प्रकोप तथा घासें इनसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करेंगे और कीड़े इसको ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। बसंत ऋतु में बुआई फरवरी मार्च में बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में करी जाती है। मक्का की खेती की तैयारी जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में की जाती है। तो जो मक्का की दोस्तों खेती होती है उसकी तैयारी जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह से करी जाती है। अब बात की जाए कि समय सीमा क्या होनी चाहिए। इतना तो आप लोगों ने देखा कि इस महीने से इस महीने में करना चाहिए, बसंत में मक्का को कब बोना चाहिए, या अलग अलग आप सभी लोगों ने टाइमलाइन देखी। तो कहने का तात्पर्य है कि मक्का की जो अगेती बुआई है दोस्तों 25 जून तक अवश्य कर देना चाहिए। तो अगेती जो मक्का की बुआई है कब तक कर देनी चाहिए, तो 25 जून तक अवश्य कर देनी चाहिए। इसकी बुआई करने पर कह सकते हैं कि अगर 25 जून तक आपने बुआई कर दी तो इसकी बुआई करने से
इसके बाद अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं, मक्का की अगेती बुआई 25 जून तक कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर बुआई कर रहे हैं तो ऊपर दर घट जाएगी, ठीक है। अगेती किस्म की बुआई आप 25 जून तक तो अवश्य कर देना चाहिए, परंतु अगर इसके बाद आप लोग बुआई कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि अगर 25 जून के बाद हम सभी लोग मक्की की खेती करते हैं तो उसकी उपज दर में हमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। यदि बुआई जुलाई के दूसरे सप्ताह की जाए तो उपज 40% तक घट जाती। बुआई पंक्तियों में करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कब कितनी होनी चाहिए, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी दोस्तों 60 सेंटीमीटर, पौधों 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए आप सभी लोग। ये सब ऊपर के नहीं है, भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हालांकि ये टैग लाइन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको याद रखिए कि मक्का की अगेती किस्म 25 जून तक कर देनी चाहिए। वहीं पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात की जाए मक्का के लिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो करीब आपकी कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर। वहीं पौधों से पौधे की दूरी कितनी रहेगी, तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। तो और जो पौध संख्या रहेगी प्रति हेक्टेयर करीब 75,000 रहेगी दोस्तों। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसको नीचे नोट कर लेते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो 60 सेंटीमीटर। पौधे से पौधों की दूरी, हालांकि कई स्रोतों में आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी तो पौधे से पौधे की दूरी की मात्रा इसकी 20 से 25 सेंटीमीटर रहेगी, 20 से 25 सेंटीमीटर। और प्रति हेक्टेयर जो पौध संख्या रहने वाली है 75,000 के आसपास रहेगी। अगर इस विधि से आप सभी लोग इसकी बुआई करी जा रही है तो इसकी जो पौध संख्या रहेगी करीब 75,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होगी। मक्का की बुआई मशीन से भी करते हैं, जिसे मेज प्लांटर कहते हैं। तो मक्के, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मक्के की बुआई जिस मशीन के माध्यम से करी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी लोग मेज प्लांटर कहते हैं। जिस मशीन के द्वारा मक्के की बुआई करी जाएगी उसको हम सभी लोग मेज प्लांटर कहेंगे। बीज बोने की गहराई करीब कितनी रहेगी, तो 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक बीज की गहराई रहेगी। अच्छा, बीज दर पर हम सभी लोगों ने पूर्व में ही बात कर लिया है, तो ये खैर आपको हालांकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो ये बीज दर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, पूर्व की आप लोग बीज दर याद रखिए, उतने में काम चल जाएगा। तो इसको आप सभी लोग छोड़ दीजिए। बीज दर हमने पूर्व में ही करा दिया, बीज दर की मात्रा वही रहेगी, उसको आप सभी लोग याद रखिए। इसको आप सभी लोग ना याद रखिए तो ज़्यादा ठीक, वरना बार बार कन्फ्यूजन होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आगे बात करेंगे, जो भी बिंदु छूटे हुए हैं उन सबको हम सभी लोग कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में बात करेंगे। खैर, मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।